देखिए आज हम लोग बात करेंगे एसी सर्किट जो पढ़ चुके हैं, एसी सर्किट में पावर डिसिपेशन के बारे में, मतलब पावर इन एसी सर्किट। जो आज का टॉपिक है वो क्या है हमारा, पावर इन एसी सर्किट। ठीक है, आज हम लोगों का चर्चा होगा पावर इन एसी सर्किट पे, है ना। पावर इन एसी सर्किट्स, अलग अलग सर्किट के लिए अलग अलग पावर होगा। जब हम लोग डीसी सर्किट पढ़ते हैं, यानी जब करंट इलेक्ट्रिसिटी जहाँ पे हम लोग पढ़ते हैं, तो वहाँ पे हम लोग सिंपली पावर बराबर वी आई पढ़ लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या है, पावर बराबर वी आई इसलिए नहीं पढ़ते हैं क्योंकि वी और आई दोनों एक फेज में एसी सर्किट में चले, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है ना। स्पेसिफिक सर्किट है, जैसे आर सर्किट है या एलसीआर में जब रेजोनेंस होगा तभी पावर जो है वी आई जैसा होगा। बाकी सारे केस में आप देखिएगा कि पावर का इक्वेशन अलग अलग आएगा। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए पावर को दो तरीके से आप देखेंगे, है ना। एसी सर्किट में जो पावर होता है दो तरीके से आप निकाल सकते हैं, यानी समझ लीजिए कि दो पावर है। एक है आपका इंस्टैंटेनियस पावर, एक है आपका क्या, इंस्टैंटेनियस पावर। ठीक है, और दूसरा क्या है आपका एवरेज, दूसरा है आपका एवरेज और एक्चुअल पावर। एवरेज और एक्चुअल पावर, यही एक्चुअल या एक्चुअल लिख दिए, मतलब एक्चुअल पावर कहीं पे भी आपको न्यूमेरिकल में निकालना होगा तो यही पे हो, यही इसी को कैलकुलेट करेंगे। लेकिन अगर आप बात कर रहे हैं इंस्टैंटेनियस पावर का, तो इंस्टैंटेनियस पावर कैसे निकलता है, तो देखिए बहुत छोटा सा डिस्कशन है इंस्टैंटेनियस पावर के बारे में, तो ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। ठीक है ना। इंस्टैंटेनियस पावर बहुत ही सिंपल है, किसी भी समय पे पावर डिसिपेशन अगर निकालना होगा तो इंस्टैंटेनियस पावर, तो देखिए भी वोल्टेज मान लीजिए इक्वेशन हुआ है वोल्टेज का, V बराबर V नॉट साइन ओमेगा टी। इसमें V क्या बताता है, V आपका वोल्टेज है टी टाइम पे, है ना। और I लिखिएगा तो मान लीजिए लिख दिए I इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस फाई, जिसमें हमको ये साफ साफ दिख रहा है कि वोल्टेज और करंट में फाई का फेज डिफरेंस भी है हमारे पास। ठीक है, तो वोल्टेज और करंट में जब फाई का फेज डिफरेंस तो देख लिए। अब ये टी टाइम पे करंट बताएगा, ये टी टाइम पे वोल्टेज बताएगा। तो इसीलिए जब पावर पूछेगा ना इंस्टैंटेनियस पावर यहाँ पे, तो हम लोग बचपन से जो फॉर्मूला पढ़ के आए, पावर बराबर वी आई, पावर बराबर वी आई, मतलब पावर इज इक्वल टू सीधे लिखिएगा वी नॉट साइन ओमेगा टी। ठीक है, और इंटू आई नॉट, इंटू क्या लिख देंगे, आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस फाई। बस ये दोनों को गुना कर दीजिएगा, अपने आप ही जो पावर निकल के आएगा वही इंस्टैंटेनियस पावर कहलाएगा। वही क्या कहलाएगा, इंस्टैंटेनियस पावर कहलाएगा। ठीक है, लेकिन ये बस समझने के लिए आपको था कि किसी भी इंस्टेंट पे पावर निकालना है तो बता दिए, छोटा सा टर्म था कि छूटे नहीं। लेकिन एक्चुअली में जो पावर आपको क्वेश्चन में ज़्यादातर कैलकुलेट करने कहा जाएगा वो एवरेज या एक्चुअल पावर है। तो एवरेज और एक्चुअल पावर कैसे निकलता है, तो एवरेज और एक्चुअल पावर निकलता है आरएमएस वोल्टेज के मदद से। जो डिफिनीशन है एवरेज और एक्चुअल पावर का, देखिए वो कैसे आएगा, है ना। आप क्या कहिएगा, एवरेज और एक्चुअल पावर। ठीक है, तो एवरेज और एक्चुअल पावर का जब बात होगा, ठीक है, तो देखिए एवरेज और एक्चुअल पावर क्या होगा, तो एवरेज और एक्चुअल पावर होगा पावर एवरेज इज इक्वल टू वी आर एम एस आई आर एम एस, ठीक है, और इंटू कॉस फाई। यही आपका पावर निकालने का फॉर्मूला है एसी में। ठीक है, पावर एवरेज यानी एक्चुअल पावर इज इक्वल टू वी आर एम एस आई आर एम एस और क्या, कॉस फाई करेंगे। ठीक है, अब देखिए आपको पढ़ाया गया है वी आर एम एस, पावर एवरेज हो गया ना, चलिए अब यहाँ लिखते हैं। ठीक है ना, तो पावर एवरेज जो हो गया उसको आप क्या लिखिएगा, वी आर एम एस किसके बराबर होता है, वी नॉट बाई रूट टू। ठीक है, आई आर एम एस किसके बराबर होता है, आई नॉट बाई रूट टू, और कॉस फाई, यहाँ पे ध्यान रखना है व्हाट इज फाई, फाई आपका फेज डिफरेंस है, किसके किसके बीच का, वोल्टेज और करंट के बीच का फेज डिफरेंस क्या है, फाई। तो हम लोग लिख दिए वी नॉट बाई रूट टू, आई नॉट बाई रूट टू और क्या, कॉस फाई। ठीक है, इतना काम करने के बाद आप लिखिएगा एवरेज पावर इज इक्वल टू, है ना, ये होगा वी नॉट आई नॉट बटा टू, वी नॉट आई नॉट बटा टू, क्यों, रूट टू इंटू रूट टू तो टू हो जाएगा, और ये वी नॉट आई नॉट हो गया, और इंटू कॉस फाई। ये जो इक्वेशन आ गया इसमें आप तीन टर्म, एक है एवरेज पावर, इसी को तो हम लोग एक्चुअल पावर कहते हैं, इसी को हम लोग क्या कह रहे हैं, एक्चुअल पावर। ये अपना एक्चुअल पावर हो गया। ठीक है, ये अपना क्या हो गया, एक्चुअल पावर, और ये हो गया आपका, ये जो है ना वी नॉट आई नॉट बाई टू, ये भी वी और आई का ही प्रोडक्ट है ना। देखिए
ये भी V और I का भी प्रोडक्ट है, तो इस पावर को हम लोग बोलते हैं वर्चुअल पावर। इस पावर को हम लोग क्या बोलते हैं, V नॉट I नॉट बाई 2 को वर्चुअल पावर, या आप ऐसे भी कह सकते हैं VRMS इंटू IRMS को भी हम लोग क्या कहेंगे, वर्चुअल पावर कहते हैं, ठीक है। और ये हो गया अपना क्या, पावर फैक्टर। ये क्या हो गया, पावर फैक्टर। समझ गए बात को। तो ये इसीलिए आप कहिएगा पावर जो एसी सर्किट में होता है, एसी सर्किट में एक्चुअली में जो एक्चुअल पावर होता है वो वर्चुअल पावर इंटू पावर फैक्टर का प्रोडक्ट होता है। इसीलिए आप कह सकते हैं फॉर एसी सर्किट एक्चुअल पावर इज इक्वल टू व्हाट, एक्चुअल पावर इज इक्वल टू वर्चुअल पावर, एक्चुअल पावर इज इक्वल टू वर्चुअल पावर और इंटू पावर फैक्टर। और पावर फैक्टर कॉस फाई कहलाता है ना, कॉस फाई पावर फैक्टर है, जहां पे फाई आपका फेज डिफरेंस है। तो एसी सर्किट में जो पावर निकल रहा है वो यही है, ठीक है। तो एसी सर्किट में पावर का फॉर्मूला यही है, एक्चुअल पावर इज इक्वल टू वर्चुअल पावर इनटू पावर फैक्टर। यहाँ पे जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो बहुत ध्यान देना है, जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कॉस फाई, पूरा पावर इसी पे डिपेंड करेगा। अलग अलग सर्किट के लिए फाई का वैल्यू अलग अलग होता है। अगर आप प्योरली रेसिस्टिव का बात करिएगा तो फाई का वैल्यू अलग होगा, अगर आप प्योरली कैपेसिटिव का बात करेंगे तब फाई का वैल्यू अलग होगा, प्योरली इंडक्टिव का बात करेंगे तब भी फाई का वैल्यू क्या होगा, अलग होगा, ठीक है। और फिर हम लोग चले जाएंगे आरसी, एलआर, एलसी, एलसीआर, सब में फाई यानी फेज डिफरेंस वोल्टेज और करंट के बीच का क्या होता है, अलग अलग होता है। तो कॉस फाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यानी पावर फैक्टर बराबर क्या हो जाएगा, तो ये होगा एक्चुअल पावर बटा वर्चुअल पावर, एक्चुअल पावर बटा, देखिए ना इसी फॉर्मूला से निकल के आ जाएगा, है ना, एक्चुअल पावर बटा वर्चुअल पावर, एक्चुअल पावर बटा वर्चुअल पावर, यानी कहेगा व्हाट इज पावर फैक्टर, तो पावर फैक्टर इज बाय डिफिनीशन द रेशियो ऑफ एक्चुअल पावर एंड वर्चुअल पावर। ये एक्चुअल पावर और वर्चुअल पावर का क्या है, रेशियो है ना। यही कॉस फाई है, इसी को हम लोग पावर फैक्टर के नाम से जानते हैं, पावर फैक्टर। और ये एंगुलर टर्म है, कॉस फाई है, तो यूनिट वगैरह तो होगा नहीं, ये सब ध्यान रखना है आपको। अब देखिए मैथमेटिकली जब कैलकुलेट किया गया तो मैथमेटिकली जो पावर फैक्टर आया, जो पावर फैक्टर, ये तो बाय डिफिनीशन हो गया, पावर के डिफिनीशन से पावर फैक्टर का ये निकल के आया कि ये एक्चुअल पावर और वर्चुअल पावर का रेशियो है। मैथमेटिकली जब कैलकुलेट किया गया तो कॉस फाई आया आर बाई जेड, आर बाई जेड। व्हाट इज आर बाई जेड, ठीक है, तो आर फॉर रेसिस्टेंस, आर क्या है आपका, रेसिस्टेंस है ना, और आपका जेड क्या है, इंपेडेंस है, जेड क्या है, इंपेडेंस। अब अलग अलग केस में इंपेडेंस का वैल्यू अलग अलग होगा, कभी जेडएल होगा, कभी जेडसी होगा, कभी कुछ होगा, तो उस केस में आप लोग बात करेंगे। तो ये मैथमेटिकली अगर आपको पावर फैक्टर कैलकुलेट करना होगा किसी सर्किट में तो कॉस फाई इज इक्वल टू क्या लिख दीजिएगा आप, आर बाई जेड, ठीक है। तो पावर और पावर फैक्टर का जो बेसिक बात था वो आपको समझा दिया गया। एसी सर्किट में पावर निकालने में पावर फैक्टर का बहुत बड़ा रोल होता है, क्योंकि पावर फैक्टर किस पे डिपेंड करता है, फाई पे, मतलब फेज डिफरेंस पे, और फेज डिफरेंस मतलब वोल्टेज और करंट के बीच में क्या फेज का अंतर है वो, और अलग अलग सर्किट में ये फाई का वैल्यू चेंज होते आया है, इसीलिए पावर निकालने में पावर फैक्टर का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, ठीक है। तो इतना पहले आप नोट डाउन करिए, फिर हम लोग अलग अलग सर्किट में पावर कैलकुलेट करके दिखाएंगे। देखिए अब हम लोग बात करेंगे पावर फैक्टर, हम लोग देख लिए, सारा पावर का खेल किस पे होना है, पावर फैक्टर पे होना है। तो देखिए है ना, पावर फैक्टर क्या होता है, सिंस कॉस फाई इज इक्वल टू आर बाई जेड, आर बाई जेड, ठीक है, ध्यान देना है आपको क्या बोल रहा है। कॉस फाई क्या है आपका, आर बाई जेड है। तो जब भी पावर निकालने का बारी आएगा, है ना, जब भी पावर निकालने का बारी आएगा तो आप सबसे पहले बात करिएगा आर सर्किट का। बड़ा सिंपल है, कुछ नहीं है, आर सर्किट, आर बाई जेड का जरूरत भी नहीं पड़ेगा आर सर्किट में। आर सर्किट में फाई जीरो होता है, फाई कितना होता है, जीरो, मतलब करंट और वोल्टेज के बीच में कोई फेज नहीं, है ना। जब फाई जीरो होगा तो कॉस फाई इज इक्वल टू क्या होगा, 1, कॉस फाई बराबर 1, और कॉस फाई बराबर 1 हुआ मतलब आर इज इक्वल टू क्या हो गया, जेड। देखिए आर बराबर जेड होता है, यानी इसमें आर सर्किट में जेड ही आर के बराबर होता है, जानते ही। वहाँ पे रेसिस्टेंस का काम कौन करता है, जेड का काम कौन करता है, खुद रेसिस्टेंस करने लगता है। जब आप आइएगा कहाँ पे, एल सर्किट में,
एल सर्किट में, एल सर्किट में आइएगा तो फाई होता है π/2, फाई कितना होता है π/2, तो फाई π/2 होगा तो कॉस फाई क्या हो जाएगा 0, और भाई जब कॉस फाई 0 हो गया तो जो आपका पावर है वो क्या हो जाएगा 0, पावर क्या हो गया 0। मतलब एल सर्किट ऐसा सर्किट है जिसमें करंट बहने के बावजूद कोई पावर डिसिपेशन नहीं होगा, पावर आपका क्या होगा 0 होगा एल सर्किट में, ठीक है। जब आप सी सर्किट में आएंगे, फॉर सी सर्किट, इसमें भी फाई तो वही होता है, सी सर्किट में फाई भी वही -π/2 90 डिग्री, वो कितना होगा, ये भी आपका क्या हो जाएगा cos फाई इज इक्वल टू 0, cos फाई इज इक्वल टू 0। मतलब यहाँ पे भी पावर क्या हो गया 0, यहाँ भी करंट बहने के बावजूद पावर डिसिपेशन क्या हो गया आपका 0 हो गया। यहाँ पे पावर निकालने कहेगा तो cos फाई 1 ना है, तो पावर बराबर क्या हो जाएगा, पावर बराबर हो जाएगा, सिंपली आप कर दीजिएगा VI, पावर बराबर क्या कर दीजिएगा VI, cos फाई तो 1 है तो यहाँ पे सीधे सीधे क्या निकल जाएगा VI से पावर निकल के आ जाएगा आपका। अब देखिए यहाँ पे तो फाई आपका π/2 हो गया, यानी ये जो आप देख रहे हैं, आप देखें आर सर्किट, एल सर्किट और क्या सी सर्किट। नोट करके आपको एक पॉइंट यहाँ पे लिखना होगा, क्या लिखना होगा, इन बोथ एल सर्किट एंड सी सर्किट, एल मतलब प्योरली इंडक्टिव और सी मतलब प्योरली कैपेसिटिव, इन बोथ एल सर्किट एंड सी सर्किट, मतलब दोनों एल सर्किट और सी सर्किट में द पावर डिसिपेशन इज 0, जो पावर डिसिपेशन और कंजम्पशन है वो क्या है आपका 0 है ना। सो द करंट फ्लोइंग in these circuits are called वॉटलेस करंट। उस करंट को कैसा करंट बोलते हैं हम लोग, वॉटलेस करंट। यानी वॉटलेस करंट कौन सा करंट है, तो वॉटलेस करंट वो करंट है जिसके बहने से पावर डिसिपेशन 0 हो जाए। वॉटलेस, WATTLESS है ना, उसको हम लोग बोलते हैं वॉटलेस करंट। वैसा करंट जिसके बहने से पावर डिसिपेशन क्या हो जाए आपका 0 हो जाए, उसको हम लोग बोलते हैं वॉटलेस करंट। ये केवल कहाँ पे देखने के लिए मिलेगा, एल सर्किट और सी सर्किट में। यानी एल सर्किट और सी सर्किट में, यानी इंडक्टर या फिर कैपेसिटर, इससे अगर करंट बहेगा तो कोई भी पावर कंज्यूम नहीं होगा, पावर 0 होगा, ठीक है। इसका एडवांटेज भी आपको आगे देखने के लिए मिलेगा, है ना, एडवांटेज आपको दिखाएंगे इसका क्या एडवांटेज है। देखिए ये हो गया। अब बाकी कोई भी सर्किट में अब आपसे कहेगा, बताइए, अब आपसे कहेगा फॉर LR सर्किट, फॉर LR सर्किट, ये सारे सर्किट में LR सर्किट है, ये सब सर्किट में फेज डिफरेंस 90 डिग्री नहीं होगा, 90 डिग्री से कम होगा, 90 डिग्री से क्या होगा, कम होगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपको cos फाई निकालना पड़ेगा, आपको पहले cos फाई निकाल के आप जो भी करना होगा वो कर लीजिएगा, है ना। तो यहाँ पे क्या कर दीजिएगा, अब आपसे पूछेगा पावर निकालने के लिए, तो सब में चाहे LR हो, चाहे आपका RC हो, है ना, या फिर आपका क्या हो LC हो, इसमें नहीं, इसमें सबसे पहले फाइंड फाई एंड देन cos फाई। पहले फाई निकालिए, फिर क्या निकालिए, cos फाई। फाई कैसे निकलेगा, फाई का फॉर्मूला दोनों के लिए बताया जा चुका है, फिर cos फाई निकालेंगे, देन फिर आप पावर कैलकुलेट करिएगा। अब है फॉर LCR सर्किट, LCR सर्किट में क्या है भाई, LCR सर्किट में तो अलग अलग सिचुएशन ना आपके पास है। LCR सर्किट में cos फाई आप निकाल सकते हैं, डायरेक्ट निकाल सकते हैं। cos फाई इज इक्वल टू क्या होगा, R बाई जेड। इसमें एक तरीका तो ये हो गया, पहले इसको भी देख ही लीजिए। LR सर्किट में तो एक तरीका ये हो गया कि पहले फाई निकालिए फिर cos फाई निकालिए। एक तरीका और है ऑल्सो, यहाँ पे आप बात कर लीजिए LR सर्किट का, किसका बात कर लीजिए आप, LR सर्किट का बात कर लीजिए, और किसका बात कर लीजिए आप, RC सर्किट का बात कर लीजिए, है ना, LR का और RC का, दोनों का बात कर लीजिए, ठीक है ना। तो LR और RC में cos फाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, R/ZL,
है ना, क्योंकि यहाँ पे तो जेड किसके बराबर होता है, जेड एल के बराबर होता है। तो आर और जेड एल क्या होता है, जेड आपका क्या होता है, ध्यान दीजिएगा, जेड आपको बताया जा चुका है, जेड आपका इम्पेडेंस है ना। जेड बराबर क्या होगा, जेड बराबर होगा आपका जेड बराबर होगा रूट अंडर आर स्क्वायर और प्लस एक्सएल स्क्वायर, आर स्क्वायर प्लस, बस आपको अब देखिए पावर के क्वेश्चन में कैलकुलेशन ज़्यादा होगा, कॉस फाई निकालने में आपको इतना कैलकुलेशन करना पड़ेगा, ठीक है ना। उसके बाद यहाँ पे आइएगा तो यहाँ पे कॉस फाई किसके बराबर हो जाएगा, आर बाई जेड सी, आर बाई जेड सी, या आप इसको ऐसे लिख सकते हैं आर और जेड सी किसके बराबर है, रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस एक्सी स्क्वायर, एक्सी निकलेगा, सब निकलेगा, तब कॉस फाई निकलेगा। ये दोनों में से जो भी मेथड, दोनों इसलिए बता देते हैं कि हो सकता है कि कभी कभी आप कैलकुलेशन से बच जाइए, तो जो भी मेथड आपके लिए कन्वीनियंट होगा आप उस पर काम कर सकते हैं, ठीक है। अब आप आ जाइए एलसीआर सर्किट में, फॉर एलसीआर सर्किट, एलसीआर सर्किट, एलसीआर सर्किट में क्या होगा भाई, तो एलसीआर सर्किट में कॉस फाई निकलेगा सबसे पहले आपका, कॉस फाई क्या होगा, आर बाई जेड। ये सब जो बता रहे हैं इसका एक आप चार्ट बना लीजिएगा, चार्ट में इधर लिखिएगा सर्किट का नाम, इधर लिखिएगा फाई और इधर लिखिएगा कॉस फाई, समझ गए। इसे आपको सारा पावर एक चार्ट में टेबुलर फॉर्म में आ जाएगा, खुद से आप प्रिपेयर कर सकते हैं, है ना। तो आर कितना है आपका यहाँ पे आर, और जेड कितना है, तो जेड बराबर लिखेंगे रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर, एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर। अब देखिए आप एक्सी माइनस एक्सएल भी लिख सकते हैं, चूंकि होल स्क्वायर लगा दिए इसीलिए ज़्यादा कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, स्क्वायर है ना, अगर बड़ा में से छोटा भी घटाइएगा तो प्लस आएगा और छोटा में से बड़ा घटाइएगा तो माइनस आएगा, स्क्वायर करेंगे तो ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, इसीलिए वो डिस्कशन का मुद्दा यहाँ पे नहीं होगा, ठीक है ना। फॉर नॉट इन रेजोनेंस, जब वो रेजोनेंस में नहीं होगा तो ध्यान दीजिएगा, जब वो रेजोनेंस में नहीं होगा तो, लेकिन जब वो रेजोनेंस अकर करेगा उसमें, जब रेजोनेंस होने लगेगा तो रेजोनेंस में तो जानते हैं ना जेड किसके बराबर होता है, आर के बराबर, तो ठीक है ना। तो देखिए अब क्या कहिएगा, नोट करके इसमें जो स्पेशल केस है वो स्पेशल केस क्या है आपका, स्पेशल केस, स्पेशल केस इन एलसीआर सर्किट। एलसीआर सर्किट में जो आपका स्पेशल केस है वो क्या है ना, तो एलसीआर सर्किट में जो आपका स्पेशल केस है वो क्या है, रेजोनेंस का केस है ना, रेजोनेंस का केस है, ठीक है। तो एट रेजोनेंस क्या हो जाएगा, एट रेजोनेंस, रेजोनेंस पे आप क्या कहेंगे, तो एट रेजोनेंस आप कहिएगा कि रेजोनेंस पे जो एक्सएल है वो एक्सी के बराबर होता है, एक्सएल एक्सी के बराबर होता है। इस कारण से जो आपका जेड है वो किसके बराबर होता है, आर के बराबर। ये पहली बार नहीं पढ़ रहे हैं, इसके पहले भी हम लोग पढ़ चुके हैं, जेड किसके बराबर होगा, आर के बराबर। इसीलिए कॉस फाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, आर बटा आर, यानी 1। बताए थे ना रेजोनेंस पे ये बिल्कुल किसके तरह बिहेव करता है, आर सर्किट के तरह। किसके तरह बिहेव करेगा, आर ही सर्किट में ना, इसीलिए पावर बराबर सिंपल लिख दीजिएगा वी आई। क्या लिख दीजिएगा, पावर बराबर वी आई। समझ गए बात को। तो यही था पावर के बारे में, जितना बात था सब बता दिए। अब इसमें सिर्फ और सिर्फ बच्चा कहाँ फंसता है, कैलकुलेशन करने में, है ना। कैलकुलेशन करने में पावर फैक्टर निकालने का अलग अलग तरीका होता है उसमें, तो सब आपको बता दिया गया पूरे डिटेल में। इससे ज़्यादा इसमें पावर में और कुछ पढ़ना नहीं है। इसके बाद आपको क्वेश्चंस करिएगा, डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन मिलेगा, वहाँ पे देखिएगा कि हमको कैसे उसको हैंडल करना है। बाकी जितना भी सर्किट था सब तो पहले पढ़ ही चुके थे, पावर के बारे में बता दिया गया। अब इसमें एक टॉपिक और अभी बचा हुआ है, पावर में वो नहीं है, वो चौक कॉइल है। चौक कॉइल में पावर के इक्वेशन का यूज होगा, पावर का जो कॉन्सेप्ट पढ़े हैं हम वो चौक कॉइल में यूज होगा। तो पहले इतना नोट करिए, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। देखिए अब जो है पावर फैक्टर पे बेस्ड हम लोग के पास दो क्वेश्चन है, दोनों ही क्वेश्चन मेडिकल में पूछा गया है। ये क्वेश्चन नीट 2016 में पूछा गया है और ये क्वेश्चन है AIPMT 2012 का, है ना। ये दोनों क्वेश्चन मेडिकल का ही आया हुआ क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, देखिए बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। ये कह रहा है कि पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस रेसिस्टेंस, कैपेसिटेंस एंड इंडक्टेंस, यानी रेसिस्टेंस के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस 80 वोल्ट दिया हुआ है, कैपेसिटेंस के अक्रॉस 40 वोल्ट दिया हुआ है और इंडक्टर के अक्रॉस दिया हुआ है 100 वोल्ट। LCR सर्किट है आपका, सीरीज LCR ही पढ़ना है तो बाय डिफॉल्ट आपको सीरीज ही समझना है। पावर फैक्टर पूछ रहा है तो देखिए दिक्कत कहाँ होगा जो बताते हैं आपको। तो हम पढ़ा दिए कि देखो cos फाई बराबर R बाई जेड होता है और कुछ बताया ही नहीं। ये डायरेक्ट R और जेड ना दे के आपसे कुछ और ही वो पूछ रहा है। तो देखिए
ये आर रेसिस्टेंस है और जेड क्या है, जेड आपका इम्पेडेंस है। तो देखिए हम जानते हैं, हमको ये पता होना चाहिए। अब देखिए एक और इक्वेशन अभी cos फाई का निकल के आ जाएगा, वी आर इज इक्वल टू होता है आई आर, वी आर इज इक्वल टू क्या होता है आई आर, और भी यानी पूरे सर्किट का जो, जैसे मान लीजिए कि ये जो LCR सर्किट आपको मिलता है देखने के लिए, इस LCR सर्किट में जो भी वोल्टेज देते हैं, ये भी इसमें आई करंट बह रहा है, तो भी बराबर क्या होगा आई इंटू जेड, आई इंटू जेड होता है ना। तो यहां से इसीलिए आप क्या लिख सकते हैं, cos फाई इज इक्वल टू आर के जगह पे क्या लिखिएगा, आर के जगह पे लिखिएगा वी आर बटा आई, आर के जगह पे क्या लिखेंगे हम लोग, आर के जगह पे वी आर बटा आई, और जेड के जगह पे क्या लिखेंगे भी बटा आई, आई आई तो कट जाएगा, सीरीज में तो सेम ही ना रहता है करंट, इसीलिए आई सेम लिया गया। तो क्या बच गया आपका वी आर बटा भी, वी आर बटा भी, और वी आर डायरेक्ट दे दिया है 80 वोल्ट है। तो देखिए cos फाई का एक और फॉर्मूला निकल गया, वी आर बटा भी, और भी निकालने का तरीका तो आपको कितना बार पिछले क्लास में भी प्रॉब्लम प्रैक्टिस कराया गया था, तो आपको बताया गया था वी आर, और इस केस में भी कैसे निकलता है, रूट अंडर वी आर का स्क्वायर प्लस वी एल माइनस वी सी जो भी है, या वी आर वी सी माइनस वी एल, तो वी एल माइनस वी सी का होल स्क्वायर कर दिया हमारा, समझ गए ना। तो वी आर कितना दिया हुआ है आपका 80, ठीक है, और ये रूट अंडर क्या हो गया, ये रूट अंडर 80 का स्क्वायर माइनस 100 माइनस 40 60 का स्क्वायर, 80 का स्क्वायर माइनस क्या होगा, माइनस नहीं सॉरी प्लस 80 का स्क्वायर प्लस 60 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा आपका cos फाई इज इक्वल टू क्या निकल के आ जाएगा, ये 80 हो गया, और ये क्या हो गया 80 और 60 है ना, इसका स्क्वायर करिएगा तो ये 100 हो जाएगा हमको लगता है, क्योंकि 6400 प्लस 3600 ये किसका स्क्वायर हो जाएगा, 100 का कि 10 का, ठीक है, ये किसका स्क्वायर हो जाएगा 100 का। देख लीजिए आप ऐसे भी कर लीजिए ना, 6400 है ना, और प्लस क्या 3600, तो 6400 प्लस 3600 क्या हो गया, सॉरी 6400 8400 नहीं, 6400 और 3600 क्या हो गया 0 0, और 64 और 36 100 हो गया, ठीक है। तो आप 100 गुना 100 करिएगा तो यही हो जाएगा, तो 100, तो ये हो गया 80/100, क्या हो गया ये cos फाई 80/100, 8/10, यानी यहाँ से आप कह दीजिएगा कि जो पावर फैक्टर है वो 4/5 के बराबर है, 4/5 है ना। आपसे ये क्या आ गया, ये पावर फैक्टर आपका कितना हो गया, पावर फैक्टर आपका हो गया 4/5, यही आपका आंसर है। अब cos का वैल्यू 4/, अब यहाँ पे पावर फैक्टर पूछ दिया, हो सकता है आपसे कहा था फेज डिफरेंस बता दीजिए कितना होगा, तो cos फाई का वैल्यू 4/5 होता है ना 53 डिग्री पे, है ना। cos फाई का वैल्यू क्या होता है 4/5, cos 53 होता है आपका, सॉरी sin 37 होता है आपका 3/5, और cos 37 होता है 4/5, सॉरी, तो ये हो गया क्या आपका cos 37 हो गया, यानी कहने का मतलब यहाँ पे फाई का वैल्यू क्या हो गया 37 डिग्री हो गया, यानी फाई आपका 37 डिग्री होगा, ठीक है। अगर आपसे ये पूछ देता कि बताइए भी और आई के बीच में कितना फेज एंगल है, तो आप क्या बोलते हैं यहाँ पे 37, क्योंकि cos 37 ही 4/5 होता है। तो देखिए क्या हो गया, ये 80 का स्क्वायर प्लस 60 का स्क्वायर, ये हो गया, सब कुछ तो हम लोग सही किए, ये 60 होगा ना, 100 माइनस 40 60, तो कितना आ गया ये 4/5। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन, ये और भी अच्छा क्वेश्चन है, ये मेडिकल में 2012 में पूछा गया है, ठीक है। अब इसके बाद देखिए कह रहा है कि एक इलेक्ट्रिकल सर्किट में RLC यानी LCR सर्किट हो गया, और एक AC वोल्टेज सब सीरीज में जुड़ा हुआ है, मतलब ये सीरीज LCR सर्किट है, ठीक है। कह रहा है कि उसमें से जब L को हटा दिया, अब खुद सोचिएगा, ध्यान दीजिएगा, दो केस है यहाँ पे, केस क्या क्या है, एक ले लिया आपका R L और क्या है C, R है L है और C है, इसको कहाँ से जोड़ दिए हम लोग, इसको हम लोग जोड़ दिए AC सोर्स से, ठीक है। दो यहाँ पे सिचुएशन राइज हो गया है, क्या सिचुएशन है, एक सिचुएशन में क्या कर रहा है L को हटा दिए, L को हटा दिए, तो एक सिचुएशन में L को रिमूव कर दिए, तो L को रिमूव कर दिए तो सर्किट खाली में क्या बचेगा, इस तरह का बहुत क्वेश्चन मिलेगा, है ना। कल भी आपको एक क्वेश्चन ऐसा, क्वेश्चन नंबर 10 जो हम लोगों का था वो यही क्वेश्चन था, है ना, जो आपको खुद से करने के लिए दिया गया था। ये R हो गया और ये क्या हो गया C हो गया, R और C हो गया, L को हटा दिए, ये RC सर्किट बन गया, ठीक है। अब क्या कह रहा है
कि जब L को हटाए तो फेज डिफरेंस V और I के बीच का कितना हो गया आपका पाई/3, पाई/3। तो यहाँ पे फेज डिफरेंस आपको पता होना चाहिए, tan phi से निकलता है और tan phi इज इक्वल टू क्या होता है XC/R, XC/R। तो यहाँ पे tan पाई/3 है, tan पाई/3 इज इक्वल टू XC/R, क्योंकि दिया हुआ है फेज हटाने से कितना का फेज आ गया पाई/3 का। तो tan का, इसीलिए यहाँ से tan का वैल्यू कितना होता है tan पाई/3 मतलब tan 60, तो tan 60 होता है √3। tan 60 क्या होता है √3 होता है कि 1/√3 होता है, क्या होता है tan 60 है ना। तो tan 60 होता है √3, तो आपका क्या हो गया √3 इज इक्वल टू XC/R है ना। तो यहाँ से आप क्या कह दीजिएगा XC इज इक्वल टू √3R। अभी हम लोग कर सारा निकल जाएगा, XC निकल गया कि XC और R के बीच का रिलेशन कि XC किसके बराबर है √3R के बराबर। आगे देखिए, अब आगे क्या है आपका, अब कह रहा है कि अब किसको हटाना है, जल्दी बोलिए। C को हटा दिया है, C को रिमूव कर दिया है। तो अगर C को रिमूव करेंगे तो सर्किट बच जाएगा LR सर्किट हो जाएगा। C को रिमूव करेंगे तो R रह जाएगा, और क्या रह जाएगा सर्किट में L। रिमूव मतलब होता है हटाना, हटा दिए है ना, ये R रह गया और क्या रह गया L। तो यहाँ से tan phi क्या निकल जाएगा, यहाँ से अगर आप tan phi निकालेंगे तो यहाँ पे tan phi क्या होता है XL/R, क्या होता है tan phi XL/R है ना। तो XL/R होगा, तो यहाँ पे भी तो वही रिलेशन आ जाएगा, यहाँ भी आपका XL किसके बराबर हो जाएगा √3R। अब देखिए, अब हम लोग एक कंक्लूजन पे पहुँच गए। एक कंक्लूजन हमको क्या मिला कि XC और XL बराबर है। XC और XL, तो हम लोग पता बेवकूफ़ी नहीं करेंगे, थोड़ा समझदारी से काम करेंगे। XL और XC क्या हो गए बराबर, तो XL और XC बराबर होता है रेजोनेंस पे है ना। यानी इसीलिए आप कहिएगा कि XL और XC क्या है बराबर है, इसका मतलब ये है कि ये रेजोनेंस का कंडीशन है। किसका कंडीशन है, रेजोनेंस का कंडीशन है। तो जब रेजोनेंस का कंडीशन है तो रेजोनेंस के कंडीशन में cos phi का वैल्यू क्या होता है 1। अभी कुछ ही समय पहले, कुछ ही क्षण पहले बताया गया cos phi क्या होता है आपका 1। यही अपना आंसर है, cos phi क्या आ गया 1 आ गया। यही ना पूछ रहा है पावर फैक्टर। अब आप निकालते, पावर फैक्टर करते R/Z, R/Z, R को आप R मानते और Z क्या होता है, Z बराबर होता है √R² प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर। तो XL और XC बराबर है, कट जाता, फिर R/R 1 आता। लेकिन इतना हम लोग आगे अपना समय क्यों लगाएंगे, जब हमको पता है कि XL और XC बराबर हो गया तो मतलब कि LCR सर्किट में रेजोनेंस हो रहा होगा, और रेजोनेंस पे पावर फैक्टर 1 होता है, क्योंकि रेजोनेंस में वो प्योरली रेसिस्टिव सर्किट की तरह बिहेव करता है ना। तो ये सब क्वेश्चन बनाइएगा आप, तो खुद ब खुद दिमाग खुलेगा। यहीं पे आपको सब समझ जाना, ये नहीं कि एकदम करते चले गए अंधाधुन निकालने लगे। तो समय जहाँ पे बचाया जा सकता है वो बचा सकते हैं, लेकिन ये तब डेवलप होगा जब आप प्रैक्टिस करेंगे। तो ये दोनों क्वेश्चन मेडिकल का ही आया हुआ क्वेश्चन है। इसी तरीके का क्वेश्चन आपको जेईई मेन में भी हर एक साल मिलेगा, पावर फैक्टर, पावर। लेकिन और भी क्वेश्चन है जिसमें इक्वेशन दे के पावर लॉस पूछ रहा है, तो वो इक्वेशन दिया, मान लीजिए V इज इक्वल टू 10 sin 314t, ऐसा आपको क्वेश्चन मिलेगा। अब इसमें से कहेगा पावर फैक्टर निकालिए, और भी, तो वहाँ पे फिर ओमेगा के मदद से ओमेगा L निकलेगा, फिर आपका ओमेगा के मदद से 1/ωc निकलेगा, पूरा कैलकुलेशन होगा, उसके बाद आएगा। तो मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन में आपको मेडिकल के एग्जाम में भी कैलकुलेटिव पोर्शन आपको देखने के लिए मिलेगा। तो कैलकुलेशन करने से आपको कतराना नहीं है, बिना कैलकुलेशन का कोई उपाय आपको पावर वाले क्वेश्चन में नहीं है, ये आप माइंड मेकअप कर लीजिए, ठीक है। हम जो करवाएं ये बस पावर फैक्टर इसमें निकालना है। जहाँ पे पावर निकालने का बारी आ जाएगा, डाटा दे देगा लेंदी, तो आपको कैलकुलेट किए बिना कोई उपाय नहीं है, ठीक है। तो उसको भी आप प्रैक्टिस करें ताकि आपका कैलकुलेशन फास्ट हो, ठीक है। इतना नोट करिए, फिर आगे हम चोक कॉइल देखते हैं। देखिए, अब हम लोग बात करेंगे एसी का जो लास्ट टॉपिक है, जिसका नाम है चोक कॉइल, है ना। चोक कॉइल, चोक कॉइल, ठीक है। तो चोक कॉइल क्या होता है समझिएगा ध्यान से। चोक कॉइल जो है एक तरह का एलआर सर्किट है। एक्चुअली में ये इंडक्टर का कॉइल होता है। चोक कॉइल जो इसका नाम है इंडक्टर का कॉइल है ना। रेसिस्टेंस इसका बहुत कम होता है ना। तो चूंकि रेसिस्टेंस और इंडक्टर दोनों इसमें मौजूद है, इसीलिए चोक कॉइल जो होता है इक्विवेलेंट टू एलआर सर्किट।
चोक कॉइल इज इक्विवेलेंट टू LR सर्किट, इक्विवेलेंट टू LR सर्किट, है ना। ये LR सर्किट के इक्विवेलेंट है। इसका अगर आप सिंपल कंस्ट्रक्शन देखेंगे ना तो ये एक आयरन का कोर होता है, ज़्यादा कुछ नहीं ध्यान रखना है, थ्योरेटिकल टॉपिक ही है, थ्योरी में ही कुछ कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको समझना होगा, ठीक है। बोर्ड एग्जाम में पूछता है ना, क्या इसका एडवांटेज है, क्यों यूज़ करते हैं, बाकी नीट वगैरह के लिए जो इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट है ना, कॉन्सेप्चुअल पॉइंट्स पे आपको ध्यान देना है। LR सर्किट ये आपका आयरन कोर हो गया, सॉफ्ट आयरन कोर। सॉफ्ट आयरन कोर इसलिए यूज करते हैं क्योंकि इसको इजीली मैग्नेटाइज और डीमैग्नेटाइज किया जाता है विदाउट एनी एनर्जी लॉस, है ना। लैमिनेटेड कोर होता है ये, कोर को लैमिनेट इसलिए किया जाता है ताकि एडी करंट के कारण जो लॉस हो रहा है उसको मिनिमाइज किया जा सके, ठीक है ना। और इस पे अपना कॉपर का क्वाइल से वाइंडिंग किया जाता है। ये कॉपर का क्वाइल है जिसको लपेटा जा रहा है, ठीक है ना। आपको फील होना चाहिए कि हम इसको लपेट रहे हैं इस पे, ठीक है। कॉपर के क्वाइल से इस पे क्या किया गया, वाइंडिंग कर दिया गया है, ठीक है। ये है कॉपर क्वाइल। कॉपर क्वाइल का कुछ रेसिस्टेंस होगा, है ना, और ये बन गया आपका इंडक्टर। बाकी इसको कनेक्ट करेंगे। बेसिक कंस्ट्रक्शन इसका इसी प्रकार का होता है, ठीक है। इसी को बोलते हैं। चौक क्वाइल का यूज़ क्या है, तो चौक क्वाइल का यूज पहले जो ट्यूबलाइट होता था, अभी तो LED ट्यूबलाइट चलता है, पहले होता था चौक वाला ट्यूबलाइट यूज। समझ गए बात को। चौक वाला ट्यूबलाइट जो ये देखिए लगा हुआ है यहाँ पे, समझ रहे हैं ना, ये चौक वाला। बाकी सारा ट्यूबलाइट यहाँ पे LED ट्यूबलाइट मौजूद है। ये आपका चौक वाला ट्यूबलाइट है। इसके अंदर इसमें एक डिवाइस लगा हुआ है। सारे ट्यूबलाइट के अंदर ऐसा एक मतलब जो चौक वाला होता है उसके बाहर चौक लगा हुआ होता है। शादी में भी आप जाएंगे तो वो ट्यूबलाइट लगा हुआ तो उसके साथ इतना बड़ा व्हाइट कलर का लटका हुआ होता है, वही चौक कॉइल, उसी के अंदर चौक कॉइल होता है, ठीक है ना। तो चौक कॉइल क्या करता है ना, AC करंट के फ्लो को कंट्रोल करता है। AC करंट के फ्लो को क्या करता है, कंट्रोल करता है। कंट्रोल नहीं करना रहेगा तो ये कर पाएगा तो ट्यूबलाइट खत्म हो जाएगा, ब्लास्ट भी कर सकता है, ठीक है। तो कहेगा कि चौक कॉइल क्या करता है, तो चौक कॉइल लगाया जाता है, इट कंट्रोल्स द फ्लो ऑफ AC, फ्लो ऑफ AC इन AC सर्किट। AC सर्किट में आपके AC के फ्लो को कंट्रोल करके रखता है कि बहुत ज़्यादा AC ना बहे। AC को रोक सकता है ये, AC को रोक के DC के भी बहाने के काम आता है ये, ठीक है, जहाँ पे ज़रूरत पड़ता है। तो ये क्या करता है, ये इट कंट्रोल्स द फ्लो ऑफ AC इन AC सर्किट। AC सर्किट में ये AC के फ्लो को क्या करता है, कंट्रोल करता है, ठीक है। और इसको बनाने के लिए इट consists of small resistance। इसमें क्या होता है आपका, स्मॉल रेसिस्टेंस एंड लार्ज इंडक्टेंस। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है तो यही पॉइंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। ये स्मॉल रेसिस्टेंस और लार्ज इंडक्टेंस कंसिस्ट करता है, यही इसका खासियत डिफाइन कर देगा। जो स्मॉल रेसिस्टेंस और लार्ज इंडक्टेंस जो यूज हो रहा है ना, इसका सबसे बड़ा खासियत इसी प्रॉपर्टी से डिफाइन होगा। इसी कारण से चौक कॉइल हमारे लाइफ में बहुत यूजफुल था, अभी भी है, लेकिन अब LED के आने से इसका थोड़ा सा इंपॉर्टेंस घट गया, क्योंकि LED इससे भी ज़्यादा इफिशियंट हो गया। तो स्मॉल रेसिस्टेंस और लार्ज इंडक्टेंस का कारण क्या है जो बताते हैं। देखिए होता क्या है कि इसमें स्मॉल रेसिस्टेंस इसलिए होता है, रेसिस्टेंस इसलिए कम होता है, इंडक्टेंस इसलिए ज़्यादा होता है। स्मॉल रेसिस्टेंस causes स्मॉल पावर लॉस। स्मॉल रेसिस्टेंस के कारण स्मॉल पावर लॉस होता है। क्यों? क्योंकि H = I² होता है। रेसिस्टेंस जितना ज़्यादा करंट बह रहा है, रेसिस्टेंस जितना ज़्यादा होगा हीट उतना ज़्यादा होगा, है ना। तो रेसिस्टेंस कम रहता है तो कम हीट लॉस होता है, पावर हीट के रूप में कम लॉस होता है। इसीलिए LED ट्यूबलाइट जो होता है, LED ट्यूबलाइट के पहले वो फिलामेंट वाला बल्ब आता था, उसमें बहुत ज़्यादा हीट एनर्जी लॉस होता था। वो 1 घंटा जलने के बाद उसको छू दीजिएगा तो हाथ जल जाएगा आपका, इतना ज़्यादा वो गर्म होता था। उसके बाद ये LED आया, चौक कॉइल वाला ट्यूबलाइट आया, तो ये उतना गर्म होगा लेकिन उतना गर्म नहीं होगा। इसमें रेसिस्टेंस मौजूद है लेकिन उसका वैल्यू बहुत कम है। कहिएगा इंडक्टेंस ज़्यादा है, क्या इसके कारण कोई पावर नहीं लॉस होता है? तो आपको बता चुके हैं कि लार्ज इंडक्टेंस, इंडक्टर के सर्किट का एक खासियत है कि इंडक्टर से जब करंट बहता है ना तो कोई पावर
का लॉस होता ही नहीं है। क्यों? क्योंकि अभी आपको बताए थे इंडक्टर के लिए पावर फैक्टर क्या होता है, 0। इसीलिए इंडक्टेंस को जितना बढ़ाएं, इंडक्टेंस को जितना बढ़ाएं पावर का लॉस उतना कम होगा, क्योंकि इंडक्टेंस को बढ़ाएंगे और रेसिस्टेंस को छोटा 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 करते जाएंगे। कहेगा बेस्ट चॉक कॉइल क्या होगा, तो बेस्ट चॉक कॉइल वो चॉक कॉइल होगा जिसमें रेसिस्टेंस कम से कम हो और इंडक्टेंस ज़्यादा से ज़्यादा हो, क्योंकि इंडक्टेंस बढ़ाने से पावर का लॉस नहीं होता है। क्योंकि इंडक्टर वाले सर्किट में आप जानते हैं कि इंडक्टर के कारण पावर का लॉस नहीं होता। जो भी पावर का लॉस होगा, हीट एनर्जी जनरेट होगा, वो किसके कारण होगा, रेसिस्टेंस के कारण। और कहेगा कि ऐसा भी पूछ सकता है आपसे, क्यों हम लोग चोक कॉइल में जो है लार्ज रेसिस्टेंस यूज नहीं करते हैं। क्योंकि अगर लार्ज रेसिस्टेंस करेंगे तो लार्ज अमाउंट ऑफ जूल हीट प्रोड्यूस होगा, जूल हीटिंग इफेक्ट क्रिएट होगा, है ना, जिसके कारण हीट एनर्जी लॉस होगा बहुत ज़्यादा। उस लॉस को मिनिमाइज करने के लिए ही रेसिस्टेंस को कम और इंडक्टेंस को ज़्यादा रखते हैं। तो क्या इंडक्टेंस को ज़्यादा रखने से पावर का लॉस नहीं होता है, तो नहीं, बिकॉज इंडक्टर काउजेज नो पावर लॉस, बिकॉज द पावर फैक्टर स्पेशली फॉर इंडक्टर इज 0। इसीलिए आपसे कहेगा व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ यूजिंग चोक कॉइल, व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ यूजिंग चोक कॉइल। ठीक है, एडवांटेज ऑफ यूजिंग चोक कॉइल, चोक कॉइल को यूज करने का एडवांटेज क्या है, तो कहेंगे एडवांटेज यही है कि विदाउट डिसिपेशन ऑफ सो मच ऑफ, थोड़ा थोड़ा तो लॉस होता है, विदाउट डिसिपेशन ऑफ सो मच ऑफ हीट एनर्जी a significant amount of power can be obtained as output, है ना। क्या बोले हम लोग, क्या बोले कि बिना ज़्यादा हीट एनर्जी के डिसिपेशन के एक सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ पावर को हम लोग आउटपुट के रूप में प्राप्त कर सकते हैं। यानी करंट जब बहेगा इससे तो हीट कम लॉस होगा, हमको पावर आउटपुट पावर क्या होगा, ज़्यादा मिलेगा। इफिशियंसी इसका पहले वाले बल्ब के तुलना में ज़्यादा होता था, अब तो एलईडी इससे भी ज़्यादा इफिशियंट हो चुका है, लेकिन हम लोग को पढ़ना चॉक कॉइल था इसीलिए। तो ये सब बेसिक बात है। क्यों ये छोटा, रटने से काम नहीं चलेगा कि ये छोटा और ये बड़ा होगा। क्यों छोटा और क्यों बड़ा, उसका भी कारण बता दिए। स्मॉल रेसिस्टेंस के कारण पावर लॉस कम हो जाता है और लार्ज इंडक्टेंस के कारण तो पावर लॉस होता ही नहीं। मतलब इन शॉर्ट इसमें कम पावर लॉस करके जो है हम लोग आउटपुट निकाल सकते हैं इससे। यही चॉक कॉइल का क्या है, यूज है। और हो सकता है एग्जाम में 4 ऑप्शन दे दे आपसे और कहेगा कि अच्छा चॉक कॉइल किससे बनेगा, तो जिस चॉक कॉइल में रेसिस्टेंस कम हो और इंडक्टेंस क्या हो, ज़्यादा, उससे हम अच्छा चॉक कॉइल क्रिएट कर सकते हैं। क्या ये किसके इक्विवेलेंट है, ये सारा बात बता दिया गया। ठीक है, तो एसी चैप्टर आपका यहीं पे समाप्त होता है। ठीक है, अब हम लोग जितना भी चीज़ एसी में पढ़ना था उसको पढ़ चुके हैं। अब आपका काम है इस पूरे लेक्चर को, जितना भी लेक्चर है आपके पास 8 लेक्चर है, वो सबको देखकर पूरे टॉपिक को तैयार करना और नीट और जेई का क्वेश्चन प्रैक्टिस करना। जो भी आपको पढ़ाया गया आपके एग्जाम के लिए सफिशिएंट है, इससे आप सारा क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू।